नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम स्वराज सेहत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनदीप। जीवन अनमोल है, ऐसे में इसे स्वस्थ रखना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन कई बार गलत आदतें और खराब खान पान हमारी सेहत को बिगाड़ देता है। कभी कभी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि अस्पताल जाने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में आपको अगर अस्पताल जाने से बचना है तो जरूरी है कि आप बीमारियों को लेकर जागरूक रहें। क्या करें और क्या नहीं, इसकी जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। वहीं जब कोरोना काल चल रहा हो तो ऐसे में बीमारियों को लेकर और भी ज्यादा सतर्क होना जरूरी है। स्वराज सेहत में आज हम आपको ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, तो फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं स्वराज सेहत का आज का सिलसिला। स्वराज सेहत में आज हमारे साथ मौजूद है भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस के ऑर्थोडोंटिक्स विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अंशु अग्रवाल। मैम, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अंशु अग्रवाल आपको ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां देंगी। आप फोन के जरिए भी सीधे डॉक्टर से सवाल जवाब कर सकते हैं और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले डॉक्टर, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ऑर्थोडोंटिक्स ये तो एक मेडिकल भाषा में हो गया, अगर आम बोलचाल की भाषा में हम इसे समझने की कोशिश करें तो कैसे ऑर्थोडोंटिक्स को समझा जा सकता है? बिल्कुल, नमस्ते। आज मैं आपको बताती हूँ, जैसा कि आपका सवाल है कि ऑर्थोडोंटिक्स क्या है। तो ऑर्थोडोंटिक्स का मतलब है ऑर्थो और डोंटिक्स, ये दो शब्द से बना है। वैसे तो डेंटिस्ट्री में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, पर ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट और डोंटोस का मतलब होता है टीथ। तो जिस ब्रांच में हम दांतों को स्ट्रेट करते हैं, उनको सही पोजीशन पे ले जाते हैं, उसको ऑर्थोडोंटिक्स बोलते हैं। तो इसमें हम, अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो इसमें हम तार के माध्यम से, मतलब ब्रेसेस से, जो हम दांत पे लगाते हैं और उससे हम दांतों पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं और उनको उनकी सही जगह पे ले जाते हैं। तो ये है ऑर्थोडोंटिक्स। इससे हम टेढ़े मेढ़े दांत को लाइन में ला सकते हैं। इससे हम जो बाहर दांत हैं उनको अंदर कर सकते हैं, जो अंदर हैं उनको बाहर कर सकते हैं। अगर दांत के बीच में गैप है तो उसको भी हम बंद कर सकते हैं। तो इससे पेशेंट के कॉन्फिडेंस में और लाइफस्टाइल में, उनके ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आता है। ये है ऑर्थोडोंटिक्स की ब्रांच। जैसे कि डॉक्टर अंशु लगातार सवालों के जवाब दे रही हैं, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो बिल्कुल आप कॉल करके अपने सवाल का जवाब जान सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। चलिए सवालों को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर, जैसे कि आपने बताया कि ऑर्थोडोंटिक्स क्या होता है, जैसे कि ज्यादातर हम देखते हैं कि लोग अपने दांतों में तार बनवाते हैं ताकि दांत अंदर चले जाएं। क्या इसके अलावा भी कोई और विकल्प है जिसके जरिए हम दांतों का जो शेप है वो बेहतर कर सकते हैं, या फिर यूं कहें कि ये कितने प्रकार का होता है? हाँ, दांतों के लिए ऐसा नहीं है कि ये खाली जो दांत बाहर हैं उसको अंदर करने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। ये ट्रीटमेंट जैसे जब अगर आपकी सपोज करें कि बाइट ठीक नहीं है, पेशेंट को चबाने में दिक्कत हो रही है, ऊपर और नीचे के दांत आपस में ठीक से मिल नहीं रहे हैं, तो ऐसे केसेस में भी हम दांतों को सही पोजीशन में लाकर और पेशेंट अच्छे से उसमें उनका इम्प्रूवमेंट आ जाता है च्यूइंग में। तो उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, उनकी जो ओवरऑल हेल्थ है, उसमें भी फर्क पड़ जाता है। इसके अलावा जब दांत बाहर होते हैं या फिर टेढ़े मेढ़े भी होते हैं तो पेशेंट्स में साइकोलॉजिकली बहुत असर रहता है। वो कॉन्शियस फील करते हैं, ऑकवर्ड फील करते हैं। कई बार बच्चों को स्कूल में दूसरे बच्चे चिढ़ाते हैं। तो जब इनका टाइमली ट्रीटमेंट हो जाता है तो इससे वो बाहर आ जाते हैं। वो बहुत कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत इम्प्रूव हो जाता है और वो सोशली और सोशल हो जाते हैं। उनका वर्क परफॉर्मेंस इन स्कूल, ये सब पे बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। ऑल्सो एक और चीज है, जैसे जब हम दांतों का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको लाइन में ले आते हैं, तो वहां पे ब्रशिंग जो है वो और आसानी से हो जाती है। तो आसानी से होने के कारण वहां पर हाइजीन पेशेंट अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं और मसूड़े की प्रॉब्लम और दांतों में सड़न की प्रॉब्लम भी कम हो जाती है। डॉक्टर अंशु, ज्यादातर देखा जाता है कि टेढ़े मेढ़े जो दांत होते हैं वो देखने में बुरे लगते हैं और इसी के चलते लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। देखने के अलावा भी क्या कोई और नुकसान है? क्या इसके अलावा भी जो मरीज हैं जिनके टेढ़े मेढ़े दांत है, क्या और भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं। टेढ़े मेढ़े दांत और जो दांत बाहर हैं, पेशेंट को यूजुअली वही ध्यान में आता है और उनका मेन रीजन यही रहता है ऑर्थो ट्रीटमेंट कराने का। पर इसके अलावा कोई और भी पेशेंट्स होते हैं जो अपनी बाइट के कारण सफर कर रहे होते हैं। उनकी बाइट प्रॉपर नहीं होती है, उसके कारण
वो चबा नहीं पाते हैं, उनके दांत घिस भी जाते हैं बाइट ट्रॉमेटिक होने के कारण। तो ऐसे केसेस में जब पेशेंट्स नोटिस करते हैं कि भाई हमारे दांत घिस रहे हैं, मुझे सेंसिटिविटी हो रही है, क्योंकि जब दांत घिसते हैं तो इनामल का लेयर हट जाता है और डेंटिन एक्सपोज हो जाता है, उसमें नर्व एंडिंग्स होती है। तो पेशेंट को रियलाइज होता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है दांतों में, तो वो डेंटिस्ट के पास आते हैं। तो डेंटिस्ट उनको सुझाव देते हैं कि आप ऑर्थोडोंटिस्ट से मिलिए, आपकी बाइट प्रॉपर नहीं है, उसे हमें ठीक करना होगा, एंड देन द पेशेंट गोज अहेड विद ट्रीटमेंट। अब कुछ पेशेंट्स को टेढ़े मेढ़े दांत के कारण क्लीनिंग की प्रॉब्लम आती है, तो पेशेंट जब डेंटिस्ट के पास आते हैं तो डेंटिस्ट उनको सुझाव देते हैं कि आपको ऑर्थो ट्रीटमेंट की जरूरत है, आप जरूर इसमें आगे प्रोसीड करें। डॉक्टर अंशु, अगर हम क्रूक्ड और क्राउडेड टीथ की बात करें तो क्या अच्छे दांतों के संतुलन बिगाड़ने पर भी इनका असर होता है? क्या क्वेश्चन पूछा आपने? मेरा सवाल आपसे ये है कि क्रूक्ड और क्राउडेड जो टीथ होते हैं, इनसे अच्छे दांतों का भी संतुलन बिगड़ता है? अच्छे दांतों का संतुलन क्रूकेड और क्राउडेड टीथ से? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब दांत अपने सही पोजीशन में नहीं है तो ऑब्वियसली उसमें जो प्रेशर पड़ रहा है, जब ऊपर और नीचे के दांत आपस में मिल रहे हैं, उन पे जब प्रेशर पड़ रहा है तो वो भी गलत एंगल से पड़ रहा है। तो क्रूकेड और क्राउडेड टीथ प्रॉपर बैलेंस में नहीं रहेंगे आपकी ओरल कैविटी में। तो उनको अगर आपको प्रॉपर बैलेंस में लाना है, बाहर और अंदर के फोर्सेस को प्रॉपर करना है, तो हमें जितना वो अपनी परफेक्ट पोजीशन में रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम ऑर्थोडोंटिक्स में यही तो कर रहे हैं, हम तार के माध्यम से फोर्स लगाकर उनको अपनी सही पोजीशन में ला रहे हैं। और इसके लिए ज्यादातर हम देखते हैं कि तारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या दांतों में ब्रेसेस लगवाना क्यों जरूरी हो जाता है? क्या यही एकमात्र इलाज है दांतों को सीधा करने के लिए, या कोई और भी विकल्प हमारे पास मौजूद है? नहीं, टेढ़ा मेढ़ा जो दांत है उसका सही जो इलाज है वो तो यही है ऑर्थोडोंटिक्स की, उसको आप सही पोजीशन में लाएं। इलाज तो बहुत है। अगर हम दूसरी ब्रांचेस में जाएं डेंटिस्ट्री के, तो हम टेढ़े मेढ़े दांत को उन पे कटिंग करके, और जो प्रोस्थोडोंटिक्स एक ब्रांच होती है उसमें हम दांतों को कट करके उन पे कैपिंग करके उनको मॉडिफाई किया जाता है, जो कि आजकल कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की एक बहुत ही फेमस ब्रांच है। तो ऐसा बहुत डेंटिस्ट कर रहे हैं, बट उसमें जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप जो टूथ का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इनामल है, उसको आप ग्राइंड करके ही आप ये कर पाते हैं। ऑर्थोडोंटिक्स में ये एडवांटेज है कि आप जो टूथ स्ट्रक्चर है, इनामल है, डेंटिन है, उससे आप बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। आप जितना हो सके नेचुरली टूथ को मूव करके और आप उनको सही पोजीशन में ला रहे हैं। तो इलाज तो बहुत तरीके से हो सकते हैं, पर जो सबसे अच्छा तरीका वो ये इसलिए माना जाता है, और इसीलिए ये ग्रोइंग एज में बहुत अच्छा माना जाता है कि आप ग्रोइंग एज में उनको सही पोजीशन पे ले आए, तो उनपे जो फोर्स लग रही है वो भी हमें बहुत कम यूज करनी पड़ती है और आराम से दांत अपने अच्छी पोजीशन में आ जाते हैं। यहाँ पर आपने एज का जिक्र किया, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि कितने साल के बच्चों में ब्रेसेस लगाए जा सकते हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो बचपन का दौर होता है वहां पर ज्यादातर नजरअंदाज किया जाता है, पर बड़े होने के बाद में फिर वो लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो क्यों ना हम उम्र रहते पहले ही उस पर ध्यान दिया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ट्रेडिशनली हम ऐसा कहते हैं कि जो आइडियल एज है वो करीब 10 से 14 साल की एज सबसे परफेक्ट है ट्रीटमेंट करवाने के लिए, मतलब ब्रेसेस लगाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे दूध के सारे दांत गिर जाते हैं और परमानेंट दांत सारे अपने पोजीशन में, जो भी उनको पोजीशन लेनी है उस पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये ग्रोइंग एज जो है 10 से 14 साल की, ये सबसे अच्छी मानी जाती है ब्रेसेस लगाने के लिए। पर क्योंकि ऑर्थोडोंटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट मूविंग टीथ, इसमें और भी बहुत पहलू हैं, तो इसलिए मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि चेकअप करवाने का सही टाइम है 7 साल की उम्र। 7 मतलब 7 इयर्स ऑफ एज। अब इतने जल्दी क्यों दिखाने बोल रहे हैं हम? क्योंकि उस टाइम पे ऊपर और नीचे के जो जबड़े हैं वो ग्रो हो रहे होते हैं। अगर जबड़े बहुत बाहर या बहुत अंदर हैं तो हम उसका मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, पर वो खाली ग्रोइंग एज में हो सकता है। इसके अलावा कई बार बच्चों को अंगूठा चूसने की आदत होती है, उससे भी दांत एकदम बाहर आ जाते हैं, दांतों के बीच में स्पेस भी हो जाती है। तो अगर हमें पहले ही ये दिख जाए कि बच्चा अंगूठा चूस रहा है, हमें इसे स्टॉप करना है, तो हम प्रॉब्लम को और सीवियर होने से रोक सकते हैं वहीं पर। और आगे जाके जब ब्रेसेस लगाएंगे तो उसका ड्यूरेशन भी कम रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम कम है। तो जैसे अंगूठा चूसने की आदत है, ये हमें बहुत जल्दी ब्रेक करनी है बचपन में। मुंह से सांस लेने की आदत है, इसे भी हमें
जल्दी ब्रेक करना है। पर अगर आप लेट हो जाएं, सपोज आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं दिखाया, अब आप बड़े हो गए हैं, आपको कॉन्शियस फील होता है, आपके दांत बाहर हैं या फिर टेढ़े मेढ़े हैं, आपकी बाइट ठीक नहीं है, दूध के दांत जल्दी गिर गए हैं या फिर लेट गिरे हैं, उसके कारण आपकी क्राउडिंग है दांतों में, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं पेशेंट्स को। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भले ही वो टाइम निकल गया है, पर आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है ऑर्थोडोंटिक्स में, इतने सारे दूसरे मटेरियल्स आ गए हैं जिसमें आपकी मेटालिक स्माइल भी नहीं दिखती है, सिरेमिक है, क्लियर अलाइनर्स हैं, लिंगुअल ब्रेसेस हैं, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर एडल्ट्स। तो आप बिल्कुल ट्रीटमेंट लें, क्योंकि अ ब्यूटीफुल स्माइल इज रियली वर्थ इट। एंड अगर आपके टिश्यूज हेल्दी हैं, मतलब अगर आपके गम्स हेल्दी हैं, अगर आपकी टीथ हेल्दी हैं, कोई सड़न नहीं है, तो आप बिल्कुल ऑर्थो ट्रीटमेंट किसी भी एज में करवा सकते हैं। डॉक्टर अंशु, जो आपने एज बताई है 7 से 8 साल की, उस दौरान बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है और दूध के जो दांत है वो उस दौरान गिर ही रहे होते हैं। अक्सर कई बार तो परिजनों को ये भी बोलते हुए सुना गया है कि बड़े होने के बाद में अपने आप दांत ठीक हो जाएंगे। तो इस दौरान कैसे समझा जाए कि आने वाले दिनों में ये दांत दिक्कत पैदा कर सकते हैं कि अभी जाके चेकअप करवा लिया जाए? देखिए, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि चेकअप आप जल्दी करवाएं। जैसे अगर आप 7-8 साल में चेकअप करवाते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको ऑर्थोडोंटिस्ट बोलेंगे कि अभी आपका ब्रेसेस लगना है जी, है ना। वो आपको बताएंगे कि आगे जाके क्या प्रॉब्लम आ सकती है, अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी हमें कुछ टैकल करना है कि नहीं करना है। वो आपको आगाह करवा देंगे, आपको वार्न करा देंगे कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ सकती है और आप इस टाइम पे आके अपना ट्रीटमेंट करवाएं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अपने गए चेकअप के लिए और उसी टाइम आपको ब्रेसेस लगने हैं। और आपने एक ये बहुत अच्छी चीज बोली कि दांत अपने आप पोजीशन में आ जाते हैं। तो बड़े बूढ़े भी अपनी जगह पे गलत नहीं है, क्योंकि एक ये स्टेज होती है 9 से 11 साल की, इसको हम बोलते हैं अगली डकलिंग स्टेज। तो ये एक सेल्फ करेक्टिंग प्रॉब्लम होती है। मतलब जब कैनाइन्स आ रहे होते हैं ओरल कैविटी में, तो उस टाइम पे दांतों के बीच में स्पेस दिखती है, पर एक्चुअली वो स्पेस वापस ठीक हो जाती है। डॉक्टर अंशु, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में भोपाल से एक कॉलर जुड़ गए हैं, रोहित। रोहित जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज सेहत में। बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैं ये पूछ रहा था कि मेरा लेफ्ट साइड में एक दांत है, वो एक्स्ट्रा निकला हुआ है बाहर की तरफ, तो वो तार लगवाने से सही हो जाएगा या मैडम उसको निकलवाना पड़ेगा? देखिए, वो जो एक्स्ट्रा दांत है, पहले तो हमें ये देखना होगा कि वो कौन सा दांत है। कई दांत ऐसे होते हैं ओरल कैविटी में जिनको हम, कई दांत सुंदरता के लिए जरूरी है, वो हम नहीं निकालते। कई दांत चबाने के लिए बहुत जरूरी है, वो भी हम नहीं चाहेंगे कि आप निकालें। तो हमें पहले ये देखना होगा कि आपका कौन सा दांत जो है वो सही पोजीशन में नहीं है या बाहर के पोजीशन में है, या वो एक्स्ट्रा दांत है कि आपके मुंह का ही एक दांत बाहर की तरफ है। पहले तो हम ये देखेंगे कि वो कौन सा दांत है। फिर हम ना बहुत सारी प्लानिंग करते हैं। पहले हम आपके मॉडल्स लेते हैं, आपके एक्सरेज लेते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं, आपके केस को स्टडी करते हैं, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या रहेगा। उसको निकालना अच्छा रहेगा, उसको रखना अच्छा रहेगा, उसको लाइन में लाना अच्छा रहेगा, वो हम आपको देख के बिल्कुल बता सकते हैं। तो बिल्कुल रोहित जी, मुझे लगता है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सवालों के दौर को मैं और आगे बढ़ाऊंगी। जैसे कि डॉक्टर अंशु, ऑर्थोडोंटिक्स को लेकर अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है। लोग नहीं जानते कि इसका इलाज क्या है, क्या कुछ इसकी समस्या है। अक्सर लोगों में एक भ्रम रहता है, उनका ये मानना होता है कि जो इसका इलाज है वो काफी ज्यादा कॉस्टली होगा। लो मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास फैमिली इनसे, डॉक्टर से कंसल्ट करने से भी बचते नजर आते हैं जब तक कि कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो जाए। तो मैं चाहूंगी कि आप ये भी बताएं, क्या इसका इलाज वाकई में ज्यादा कॉस्टली होता है या फिर मिडिल क्लास या फिर लो मिडिल क्लास फैमिली भी जाके इलाज करा सकते हैं? देखिए, अगर हम दूसरी चीजों से कंपेयर करें डेंटिस्ट्री में, तो भले ही आपको कॉस्टली लग सकता है, क्योंकि क्या है कि इसमें जो मटेरियल्स यूज होते हैं, एक तो वो कॉस्टली है, ऊपर से ट्रीटमेंट जो है वो 1.5 साल 2 साल करीब चलता है, तो इसलिए डॉक्टर को भी अपना काफी टाइम देना पड़ता है। और उसके अलावा जो मटेरियल कॉस्ट है वो तो है ही, है ना, और स्किल्स भी ऑब्वियसली दे आल्सो मैटर। तो कॉस्ट तो है, बट आजकल कॉलेजेस में हम लोग इतने कम कॉस्ट में इतना अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसा कि आपको बाहर क्लिनिक में मिलता है वैसा ही ट्रीटमेंट
आपको कॉलेज में भी मिल रहा है या उससे अच्छा ही मिल रहा है विथ ऑल द स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स एंड एवरीथिंग। तो वही चीज मतलब आपके 1/4 कॉस्ट में आपको मिल रही है कॉलेजेस में। तो डेफिनेटली मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास कैन ऑलवेज कम एंड अप्रोच द डेंटल हॉस्पिटल। आप भाभा कॉलेज आइए, आपका बहुत कम कॉस्ट में ट्रीटमेंट काफी कवर हो जाता है। और बाहर मैं मानती हूँ कि क्लिनिक्स में इसका एक्सपेंस दूसरे ब्रांचेस से हाई है, क्योंकि यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी लॉन्ग एंड यू हैव टू गो फॉर रिपीटेड अपॉइंटमेंट्स। हर मंथ में आपको एक बार जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर बीच में कोई ब्रेकेज होती है तो भी आपको कंसल्ट करना है। तो यस, बट आई वुड से कि यस, एवरीवन शुड गो फॉर इट। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनको तो पहले करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम को और सिवियर होके फिर करवाएंगे तो आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा, आपके पैसे भी ज्यादा लगेंगे और आपको स्ट्रेस भी ज्यादा रहेगा। वाकई में डॉक्टर अंशु ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप टाइम की भी बचत चाहते हैं और पैसे की भी बचत चाहते हैं तो पहले जाकर आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। सवालों को मैं और आगे बढ़ाऊंगी। ट्रीटमेंट में कितना समय लगता है मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कि शुरुआती दौर में ही अगर व्यक्ति चेकअप करवा लेता है तो कितना वक्त लगेगा पूरे ट्रीटमेंट में? ये ऐसा है कि हर पेशेंट इतना अलग है, इस ब्रांच में इतना अलग है। जैसे कुछ पेशेंट, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम एंड द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स भी इतनी तरह की हैं ऑर्थो ट्रीटमेंट में, जैसे मैंने आपको इतनी बार बता दिया, या तो टेढ़े मेढ़े दांत की, या फिर दांत आगे होने की, या किसी को पीछे होने की, बाइट नहीं ठीक होने की। तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमें दांत को उसकी जो अभी जो पोजीशन है उससे हमें उसको कितना मूव करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई दांत नहीं निकालना पड़ता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें 4 दांत निकालने पड़ते हैं ओरल कैविटी में, जिसमें कि हम सारे दांत पीछे ले सकें। तो जब हम दांत निकालते हैं तो हमें बहुत सारा डिस्टेंस कवर करना होता है दांतों को अपने सही पोजीशन में ले जाने के लिए। तो ऐसे केसेस में टाइम ज्यादा लग जाता है। अगर बिना एक्सट्रैक्शन के ट्रीटमेंट हो रहा है तो टाइम कम लगता है। अगर जबड़े की साथ में प्रॉब्लम है तो ज्यादा टाइम लगता है। अगर कोई जबड़े की प्रॉब्लम नहीं है, जबड़े अपने सही जगह पे हैं, तो फिर हमें खाली दांतों को मूव करना है, उसमें टाइम कम लगता है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। बट हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सही टाइम पे दिखा लें, पहले दिखा लें, और प्रॉब्लम को हम और सिवियर नहीं होने दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने 6-8 महीने सेव कर सकते हैं। तो इसमें ड्यूरेशन मैं कहूंगी कि कम से कम 8-9 महीने हर केस को लग जाते हैं, चाहे वो एक्सट्रैक्शन हो, नॉन एक्सट्रैक्शन हो। और अगर हम एक्सट्रैक्शन करके दांतों को पीछे लेने का या कुछ और ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें 1.5 साल करीब और कभी 2 साल भी लग जाते हैं। और जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के पेशेंट्स रहते हैं, तो उनमें तो बचपन से ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है और वो बड़े होने तक रहता है, क्योंकि आप एक ऐसी डिफॉर्मिटी के साथ डील कर रहे हैं कि जिसमें पेशेंट को बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है। तो इट ऑलवेज डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। आजकल के केसेस में अगर बहुत सिवियरिटी होती है जबड़ों में, तो ऑर्थोग्नाटिक सर्जरीज भी की जा रही हैं। तो उसमें थोड़ा सर्जरी में टाइम चला जाता है, हीलिंग में टाइम चला जाता है। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस एंड द सिवियरिटी ऑफ द केस। तो केस पे ही निर्धारित करता है कि कितना समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर अंशु, अगर हम ब्रेसेस लगवाने की प्रोसेस पर बात करें तो क्या कुछ इसकी प्रोसेस होती है? और बाद में अक्सर सुना जाता है, लोग कहते हैं कि दांतों को निकाल दिया गया है, दर्द हो रहा है, खाना दांतों में फंस जाता है, असहनीय दर्द भी झेलना पड़ता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि ऑर्थो ट्रीटमेंट 1.5-2 साल चल रहा है और पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, कुछ पेन ही नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ ही नहीं हो रही है। प्रॉब्लम्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, बिल्कुल हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इसमें और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, है ना जी। तो जैसे अगर टेढ़े मेढ़े दांत हैं ऑलरेडी, उनको अपने सीधा कर रहे हैं, है ना। अब साथ में हमने ब्रेसेस लगा दिए, तो ब्रेसेस जब हम लगाते हैं तो ब्रैकेट्स, वायर्स, ये सब एक्स्ट्रा लग गए अब दांतों में। तो ये सब लगने के कारण पेशेंट को हाइजीन मेंटेनेंस में थोड़ी और दिक्कत आएगी। नॉर्मली वो जो दांतों को आराम से साफ कर पा रहे थे, अब एक्स्ट्रा अप्लायंस लगाया हुआ है मुंह में, उसके साथ आपको सफाई रखनी है। जब भी आप कुछ खाएंगे पिएंगे तो वो फंसेगा वहां ब्रेसेस में, तो उसको भी पर आपको साफ रखना है। तो हम पेशेंट्स को ये समझाते हैं कि आपको अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है ना। ये क्यों बताते हैं कि अगर वो ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे और ब्रशिंग प्रॉपर नहीं होगी तो वहां पर वापस प्लाक, डेब्री अक्यूमुलेट होने से दांतों में सड़न होगी और दांत में, मसूड़े में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है।
तो सबसे पहले हम पेशेंट को यही समझाते हैं कि आप ओरल हाइजीन मेंटेन करें, सुबह शाम दोनों टाइम ब्रश करें, इसके अलावा हर मील के बाद भी ब्रश करें, फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करें और रात को सोने से पहले फ्लोराइड माउथ वॉश जरूर यूज करें। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गई कि कैविटी हो सकती है और मसूड़े में सड़न हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है ना। तो एक तो ये दिक्कत हो गई। दूसरी परेशानी जो आप बोल रहे थे कि पेशेंट को चुभने की, बिल्कुल तार है मुंह में, कभी कुछ निकल गया तार या अपने पोजीशन से शिफ्ट हो गया तो फिर पेशेंट को वो चुभने लगता है। तो ऐसे केस में हम पेशेंट को एक ऑर्थो वैक्स करके एक चीज होती है, एक वैक्स आता है, वो हम दे के रखते हैं और हम पेशेंट को समझाते हैं कि जब भी कुछ पोक करे तो आप इसको लगा लें और फिर डिले किए बिना आप हमें कॉल करें और हमें बताएं कि आपको ये तकलीफ हो रही है और फिर एक अपॉइंटमेंट लेके आप उसको ठीक करवा लें, है ना। तो एक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। फिर आपने कहा पेन। अब पेन तो होता ही है क्योंकि हम दांतों को बोन के अंदर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में शिफ्ट कर रहे हैं, बट this comes in a medical profession because we are dealing with tissues over here. तो पेन तो होता ही है पेशेंट को, पर कितना फोर्स लगाना है, कैसे लगाना है, हम इन सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं। उसके बावजूद थोड़ा पेन होता है, हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप गुनगुने पानी से कुल्ला कीजिए उसमें नमक डाल के, और अगर बहुत ज्यादा हो जाए पेन तो फिर आप पैरासिटामोल ले सकते हैं। बट यूजुअली अपॉइंटमेंट्स के बीच में गैप रहता है, 3-4 दिन पेशेंट को पेन रहता है और उसके बाद वो कंफर्टेबल हो जाता है। डॉक्टर, दांतों को कमजोर होने की भी बात कही जाती है कि तार बंधवाने के बाद में दांत काफी कमजोर हो गए हैं। करेक्ट। तो जब पेशेंट ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन करते, है ना, अब जो दांत हैं वो एम्बेडेड हैं मसूड़े में, है ना, और अंदर मसूड़े से जो छुपी हुई है वो बोन है ना, उसमें एम्बेडेड है। अब क्या होता है, कई पेशेंट्स ओरल हाइजीन नहीं मेंटेन करते, इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करते, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ प्लाक डेब्री जमा हो गया। अब वहाँ जो बैक्टीरिया हैं वो आपके जो मसूड़े हैं और आपकी वहाँ की जो बोन है जिसमें दांत फंसे हुए हैं जी, उसको वो धीरे धीरे दे स्टार्ट ईटिंग इट अवे, है ना जी। तो उसके कारण क्या होता है, आपके दांत ढीले होने लगते हैं, है ना, एक ये प्रॉब्लम आती है। पर अगर जहां पर पेशेंट अपनी ओरल हाइजीन अच्छी मेंटेन कर रहा है तो वहां ऐसे कोई इश्यूज नहीं आते। तो क्या है कि आपको इंस्ट्रक्शंस फुल्ली फॉलो करने हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। डॉक्टर, मैं यहाँ आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इस पूरे इलाज के दौरान क्या खान पान में भी कुछ परहेज बताया जाता है? बिल्कुल। खान पान में क्या होता है कि अगर आप कुछ भी हार्ड या स्टिकी पेशेंट खाता है तो उसमें क्या होता है कि जो ब्रैकेट्स लगे होते हैं जो हम दांत के ऊपर चिपकाते हैं जिसमें वायर जाता है अंदर, वो ब्रैकेट्स के टूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हम ऐसा एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि आप फ्रूट्स या सैलेड अगर खाना चाह रहे हैं तो उनको डायरेक्टली आगे के दांतों से बाइट ना करें, आप उनको छोटे छोटे पीसेस में कट करें और फिर आप उनको मुंह में डालें। नॉन वेजिटेरियन अगर हैं पेशेंट तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप नॉनवेज फूड अवॉइड करें, एटलीस्ट उनको बिना बोन्स के लें। और अगर आपको नट्स वगैरह भी खाने हैं तो इट इज बेटर कि आप उसको ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में लें। तो ये सब खाने में थोड़ा उनको चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में लाने पड़ते हैं पेशेंट को ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द ब्रेसेस। एक आखिरी सवाल डॉक्टर मेरा आपसे कि ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट में क्या कोई साइड इफेक्ट भी होता है? ये तो आपने बताया कि ट्रीटमेंट के दौरान क्या कुछ परेशानियां होती हैं जो झेलनी पड़ती हैं, क्या इसके अलावा भी कोई साइड इफेक्ट है इस ट्रीटमेंट का? तो जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि पेशेंट को पेन तो रहता ही है, एक ये साइड इफेक्ट हुआ। फिर उसके अलावा मैंने ये भी बताया कि कई बार पेशेंट हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं तो कैविटीज हो जाती हैं और मसूड़े में प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा कई बार पेशेंट्स जब शुरू में ब्रेसेस लगाते हैं हम उनको तो उनको अल्सर्स हो जाते हैं, मुंह में बहुत सारे छाले हो जाते हैं। ये इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम मुंह में एक मेटल डाल रहे हैं या ऐसे मटेरियल डाल रहे हैं जो कि ओरल कैविटी उससे बिल्कुल यूज टू नहीं है, तो हमारे माउथ को उससे यूज टू होने में 1-2 हफ्ते लग जाते हैं। तो यू नीड टू बी पेशेंट, मोस्टली ये प्रॉब्लम 1-2 हफ्ते में अपने आप सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा कई बार पेशेंट्स को किसी पेशेंट्स को एलर्जी रहती है मेटल से या कोई भी मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं उससे, तो उसमें फिर हमें दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है कि हम क्या यूज कर सकते हैं। और एक और प्रॉब्लम मैं बताना चाहूंगी कि कई बार अगर दांतों पे बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया जाए, बहुत एक्सेस प्रेशर और कंटिन्यूस एक्सेस हैवी प्रेशर लगे तो उससे दांत डेड भी हो सकता है
उसकी वाइटैलिटी, मतलब दांत क्या होता है, लिविंग है, उसमें नर्व सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है जी। और बहुत हैवी फोर्स लगने से वो ब्रेक हो जाती है। तो दांत अगर डेड हो गया तो फिर आपको उसमें रूट कनाल करवाना जरूरी हो जाता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको जो फोर्सेस लग रही हैं, जो ऑर्थोडोंटिस्ट आपको ट्रीट कर रहे हैं, वो लाइट कंटिन्यूस फोर्सेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं और इससे हैवी फोर्स से रूट्स भी रिजॉल्व होती हैं। तो जो रूट्स घिस जाती हैं दांतों की, वो हम खाली एक्सरे में ही देख सकते हैं। तो आपको आपके ऑर्थोडोंटिस्ट इसके बारे में एडवाइस कर सकते हैं और आप इसका ध्यान रख सकते हैं कि लाइट कंटिन्यूस फोर्सेस दांतों पे लगाई जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर अंशु, आप हमारे साथ में जुड़ी और तमाम सवालों के जवाब आपने दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और स्वराज सेहत में आज के लिए इतना ही। आपके लिए हेल्थ से जुड़ी और भी जानकारियां लेकर हम फिर लौटेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।